जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल कैप्टन K2 एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का तीसरा चैप्टर जो हिंदी का है। तो इससे पिछली कक्षा में हम लोग दो चैप्टर पर चर्चा कर चुके हैं। पहला जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर, दूसरा हम लोग चर्चा कर चुके थे विष के दांत पर। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका थर्ड लेसन है गौधूली भाग 2 का, कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड का, उसका जो थर्ड लेसन है। आज थर्ड लेसन पे बात हम लोग करने वाले हैं कि भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, जो आपका चैप्टर है वो है भारत से हम क्या सीखें। अब समझिए कि यहाँ पर ये जो शीर्षक क्यों दिया गया भारत से हम क्या सीखें, चूंकि बहुत बड़े महान संस्कृतानुरागी, ठीक है, वेद को जानने वाले एक विचारक, एक दार्शनिक कह सकते हैं, जिनका नाम है मैक्स मुलर जी। ठीक है, और ये अंग्रेज होकर भी लेकिन इनका दिल हिंदुस्तानी था। इनको हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी सभ्यता बहुत पसंद थी। ठीक है, तो उसी पर इन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी हैं, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी जो हैं उनको बोले हैं कि अगर आपको कुछ सीखना है तो आप लोग अब भारत से सीख सकते हैं। जो नवागंतुक मतलब जो नया नया आया हुआ है भारत परिभ्रमण के लिए, जो भी अंग्रेज अधिकारी, ये भाषण के तौर पर एक भाषण लगा हुआ है, सभा लगा हुआ है, वहाँ भाषण ये दे रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं जितने भी अंग्रेज अधिकारी जो भारत घूमना चाहते हैं, उनको ये बात बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि भारत से हम क्या क्या सीख सकते हैं। उसी पर चर्चा किया गया है चैप्टर में। उससे पहले हम फ्रेडरिक मैक्स मुलर यानी मैक्स मुलर जी का थोड़ा परिचय ले लेते हैं। चूंकि ये चैप्टर क्या है, भारत से हम क्या सीखे, विधा कौन सा है, तो भाषण है। ठीक है, ये भाषण दे रहे हैं और समझा रहे हैं, तो वहीं से आया है, भाषण है। इसका हिंदी रूपांतरण किए हैं डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी। क्वेश्चन पूछता है कि भारत से हम क्या सीखे, उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो भवानी शंकर त्रिवेदी जी इनका हिंदी रूपांतरण किया। कौन चैप्टर का, भारत से हम क्या सीखे। अब बात रह गया इनका कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी का जो जन्म है वो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ है। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं आपके। तो क्या हुआ है पहले देखेंगे कि नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर पूरा नाम इनका है, जन्म है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, जन्म स्थान है जर्मनी के एक डेसाउ नगर है, वहां ये जन्म लिए थे उस धरती पे। अब देखिए इनके जो पिता थे विल्हेल्म मुलर, इनके पिता का क्या नाम है, विल्हेल्म मुलर जी इनके पिता का नाम है। और जो मैक्स मुलर जी का जो निधन हुआ है, ये दुनिया को कब अलविदा कहे थे, तो 28 अक्टूबर और 1900 ईस्वी को यह इस दुनिया को छोड़कर के ये चले गए थे। अब आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उसको हमने लिख दिया है कि मैक्स मुलर जी के जो पिताजी के जो मृत्यु हुआ था उस समय मैक्स मुलर जी मात्र 4 वर्ष थे। क्वेश्चन आता है यहां से कि बताइए मैक्स मुलर जी के पिताजी मरे थे तो मैक्स मुलर जी का उम्र कितना वर्ष का था, तो मात्र 4 वर्ष के उम्र थे, तभी इनके पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। ठीक है, अब बताइए एक बेटा पर से बाप का साया हट गया। अब ये बिना बाप के बेटा, ठीक है, उतना सर्वाइवल जिंदगी, एक माँ समझिए कि कितना अच्छा से पालन पोषण करके कितना अच्छा संस्कार दिए होंगे इनको, जो इतना अभी तक प्रसिद्धि पाए हैं। इनका आदर के साथ नाम भारत में भी लिया जाता है अंग्रेज होते हुए भी। अब देखिए अंग्रेज तो नहीं है, जर्मनी में है, लेकिन अंग्रेजी अधिक, चूंकि जितना ना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं दार्शनिक थे, इनका विचार हर लोग मानते थे। ठीक है, तो विदेशी होते हुए भी इनका भारत के प्रति इनको बहुत अधिक लगाव है। अब देखिए मैक्स मुलर जी जानते कौन कौन भाषा थे, तो आपको पता है कि ये संस्कृत भी थोड़ा जानते थे। ठीक है, उसके बाद ग्रीक भाषा आता है, उनको भी जानते थे, और लैटिन भाषा, ये 2 भाषा को भी, 3 भाषा को भी अच्छी तरीके से ये इनको ज्ञान था, ये जानते थे। ठीक है, समझते थे। अब देखिए इसी में है कि मैक्स मुलर जी ने 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था। कब, तो 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन। ये भी प्रश्न आते हैं कि बताइए मैक्स मुलर जी किस विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किए थे, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में। या ये यहीं से प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बताइए मैक्स मुलर जी किस वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की उम्र में वे लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किए थे, तो 18 वर्ष के जब ये थे तब से वे लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना शुरू किए थे। यहीं से इनको भारत के प्रति बहुत रुचि जगी, चूंकि जो संस्कृत है संस्कार की भाषा है,
संस्कृत जब आप पढ़ते हैं तो आपका सर्वस्व जो संस्कार है वो निखर करके सामने आता है, आप शुद्ध होते हैं, आपका आत्मा पवित्र होता है। तो संस्कृत बहुत बड़ा विषय है और संस्कृत में अभी भी लोग खोज में लगे हुए हैं। जितना परमाणु अणु वैज्ञानिक का सिद्धांत इधर उधर सारा चीज कहा जाता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, भारत के प्राचीन ऋषि मुनि, हर एक चीज का हल वो लोग पहले लिख दिए थे। अब देखिए बात करते हैं कि कहा कि मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद जी। वेदांती का वेदांती मतलब ये वेद के भी ज्ञाता थे, इतना समझिए, इतना अच्छा से ये इनको नॉलेज था हर क्षेत्र में। इस वजह से स्वामी विवेकानंद जी ये भी बहुत बड़े व्यक्तित्व है, ठीक है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो उन्होंने इनको उपाधि दिया था, जो कि कौन चीज देखकर उपाधि दिया होगा कि भाई ये आदमी विदेशी होकर के भी भारत के बारे में इतना अच्छा जानकारी रखता है। इस वजह से स्वामी विवेकानंद इन्हें क्या बोला था, वेदांतियों का वेदांती कहा था। इसके बाद इससे प्रभावित होकर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि 1868 ईस्वी में प्रदान की थी, ठीक है। नाइट की उपाधि 1868 ईस्वी में मैक्स मुलर जी को प्रदान किए, लेकिन मैक्स मुलर जी इसको अस्वीकार कर दिए, मना कर दिए, नहीं ग्रहण किए। फिर बात आ जाता है कि मैक्स मुलर जी ने जर्मन भाषा में कई भारतीय पुस्तकों का अनुवाद किया है, ठीक है, जिसमें से ये अभी नहीं लिखेंगे कठ और कैन, जिसमें से हितोपदेश और मेघदूतम, ये कालिदास जी का है लिखा हुआ मेघदूतम, इसका है कालिदास का। मेघदूतम किसका है, कालिदास का, ठीक है। ये रचना को ये जर्मनी भाषा में अनुवाद किए, समझ जाइए कि इतना मतलब इनको पसंद आया भारतीय चीज कि जो भारतीय रचनाएं थी, जैसे मेघदूतम हो गया, हितोपदेश हो गया, ये सारी रचनाओं का अनुवाद ये जर्मनी में किए, जर्मनी भाषा में किए। और इसके बाद कह रहा है कि भारत से जो पाठ है, भारत से हम क्या सीखे उसका, चूंकि ये तो अपना भाषा में बोले होंगे, वहां अंग्रेज इंग्लिश में बोले होंगे या चाहे जर्मनी में बोले होंगे, लेकिन उनको हिंदी में रूपांतरण करने का कार्य कौन किए हैं, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी। मतलब इनकी जो भाषण था उनको हिंदी में रूपांतरण किए हैं, तब जाके अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका। तो अब बात रह जाती है एक कठ और कैन किसकी रचना है, ये भी पूछता है। नीचे अगर हम दिख रहा हो तो यहाँ हम इसको नोट कर रहे हैं कि कठ और कैन मैक्स मुलर जी की रचना है। किसकी रचना है, मैक्स मुलर की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्स मुलर की रचना है, बहुत पूछा जाता है, ये बात याद रखिएगा। कठ और कैन किसकी रचना है, मैक्स मुलर की। हितोपदेश और मेघदूतम का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मुलर जी किए, ठीक है। ये पूछेगा भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी, ठीक है। यही में पूछ देगा कि बताइए कितने वर्ष की अवस्था में मैक्स मुलर के पिताजी मर गए थे, तो मात्र मैक्स मुलर जी 4 वर्ष के थे, तो उस समय उनके पिताजी का निधन हो गया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए मैक्स मुलर जी का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर से आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हट जा रहे हैं, साफ साफ दिख रहा होगा, इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में, और रट जाइए। गारंटी लेते हैं क्वेश्चन अगर आएगा ना, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। चैप्टर को इतना अच्छा से, चूंकि लाइन बाय लाइन तो अभी पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन परंतु इस टाइप से हम इस चैप्टर को अभी व्याख्या कर देंगे यहाँ पर कि आप लोग को लगेगा कि ये चैप्टर अब हम मेरे बस में है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक लिख लिए होंगे आप लोग, तो चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। तो आगे हम लोग फिर देखेंगे। अब इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जो चैप्टर मेरे पास है भारत से हम क्या सीखे, उसको अब हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। चलिए, ओह शिट, ये मिट नहीं रहा है, 1 मिनट, क्योंकि ये चैप्टर का हेडिंग थोड़ा डाल देते हैं, भारत से हम क्या सीखे। चलिए, तो अब देखेंगे हम लोग क्या, तो हम लोग परिचय ले लिए थे। अब बात करते हैं आखिर ये जो भारत से हम क्या सीखे किसके बारे में कहा गया। ये जो चैप्टर का है किस चीज़ से, मतलब क्या चीज़ कह रहा है सीखने के लिए भारत से, तो आप लोग को पता होना चाहिए। हमारा जो भारत है, भारत को क्या कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व गुरु। ये बात जानिए। अब विश्व गुरु क्यों कहा जाता है ये भी बात समझ लेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो प्राचीन वेद हैं,
वेद जान रहे हैं, वेद है। संस्कृति जो हमारी है, ठीक है, संस्कृति है, वेद है। उसके बाद देखिए इसी में एक बात और आता है, सभ्यता, सभ्यता, मधुरता, समझिए, मधुरता, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, सबको डिटेल्स में बेरियावरी से हम लोग चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास, इसी में बात आते कुछ महान व्यक्ति जैसे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, महावीर जी, महावीर जी, महावीर जी, ठीक है। तो अब जब ये भारत से हम क्या सीखे, जब मैक्स मुलर जी जो भाषण जब दे रहे हैं तो वहाँ जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं जो भारत की यात्रा पर आना चाहते हैं उनको ये बताने की आप प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि आप अगर भारत जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत शुरू से ही विश्व गुरु रहा है, ठीक है। भारत प्राकृतिक चीज़ों से परिपूर्ण रहा है, चाहे आप उत्तर में हिमालय देखिए मुकुट की तरह भारत पे विराजमान है, भारत के लिए गंगा जी वक्षस्थल पे है, ठीक है, और कई प्रकार के वन जीव जंतु भारत में विद्यमान है। तो कहते हैं कि अगर आप भारत की यात्रा पर जाते हैं तो आपको प्राकृतिक चीज़ों का सौंदर्य छटा देखने को मिलेगी, आपका मन जो है मोहित हो जाएगा अगर वहाँ भारत में आप लोग जाते हैं। ऐसी भारत की स्थिति है। तो इस वजह से भारत का जो योगदान है वो बहुत अधिक है। क्योंकि हम लोग आ गए हैं कहाँ, तो प्लास्टिक पे, खाना वाना पे, लेकिन भारत अभी भी क्या कहते हैं, मक्कई का रोटी पे टिका हुआ है। कहने का मतलब ये नहीं कि विकास नहीं किया है, लेकिन वहाँ एक मक्कई का रोटी में प्यार है। प्यार कैसे है कि आप जब देखिएगा विदेश सब में क्या होता है, पैदा करना, बाल बस पैदा कर दिया, बेटा नंबर कर दिया, बाप अलग है, बाप फिर दूसरा शादी कर लिया, बेटा तीसरा शादी, बाप एकदम गर्लफ्रेंड को ला रहा है घर में, ऐसी। लेकिन अपना देश में ऐसा बात नहीं है। जो भारत है उसमें जो सभ्यताएं चलती आ रही है, जो संस्कार है, वो भारत कभी नहीं भूल सकती है। वही बोल रहे हैं कि अगर आपको भारत से सीखना है तो आप वेद पढ़िए। वेद में भारत का इतना ज्ञान छुपा हुआ है, मतलब भारत कहते हैं इतना ज्ञान छुपा हुआ हर एक चीज का। अगर आप वेद को अच्छी तरीके से जान गए ना तो समझिए आप अपना जीवन का नैया पार कर लिए। क्योंकि वेद में बहुत अच्छे अच्छे चीजों का वर्णन, हमारे जो वैज्ञानिक अभी खोज रहे हैं वो भारत के जो ऋषि मुनि थे वो कई साल पहले वेद में लिख दिए थे। चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे आप जाइए जंतु विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जाइए, चाहे क्या कहते हैं भौतिकी विज्ञान, कोई भी विज्ञान हो, हर एक क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर आपको भारत की हर एक चीज वहाँ पर मिल जाएगा। जितना भी अभी जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं हर एक चीज वेद में लिखा हुआ मिल जाएगा। अब भारत की संस्कृति भी वैसी है कि लोग घूंघट में रहना, घूंघट कहने का मतलब लोग को घूंघट में रहना तो विदेशी का ही है, वही लोग सिखा करके गया था। लेकिन संस्कृति का मतलब है कि भारतीय लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को कभी नहीं भूलते हैं, वो अपने दायरे में रहना जानते हैं। अभी तो बहुत फैशन चला है कि छोटा छोटा वस्त्र पहन लीजिए चल, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो अलग है, ठीक है। फिर बोल रहा है हमारा जो सभ्यता है, बोल रहा है कि भारत की जो सभ्यता है, सभ्यता आप देखिएगा तो नदी के किनारों से ही विकसित लिया है और विकास होते होते यहाँ तक पहुँचा है कि अभी भी भारत पुराने ख्यालातों को नहीं कहेंगे, लेकिन अभी भी पुरानी जो चीज़ें हैं हमारी उसको हम लोग नहीं भूलें। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हर एक चीज़। ये नहीं कि खूब पैसा कमा लिए तो हवाई जहाज़ में उड़ने लगे, लोगों को वैल्यू नहीं देने लगे, ठीक है, बड़े लोगों को इज्जत नहीं देने लगे, माता पिता के सामने गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हैं, ये हो गया। तो ये सब तो बात नहीं है। भारतीय लोगों में अभी भी शर्म है, अभी भी सभ्यता बचा करके रखी हुई है भारतीय लोगों, मधुरता है। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बताइए कि मैक्स मुलर जी असली भारत को कहाँ देखना चाहते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार असली भारत जो है, सच्चे भारत कहाँ बसता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मैक्स मुलर जी के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो आपको पता है चूंकि मैक्स मुलर जी एक संस्कृत अनुरागी हैं, यानी संस्कृति को जानने वाले, सभ्यताओं के जानने वाले व्यक्ति हैं। इनके अनुसार जो सच्चा भारत का जो दर्शन हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ गांव में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि गांव में सभ्यताएं पलती है, संस्कृति है, मधुरता है, लोगों में मेल जूल है, भाईचारा है, वहाँ बनावटीपन नहीं है। इस वजह से हम लोग जो अगर सच्चे भारत को देखना चाहते हैं तो उसके गाँव में जाकर के देखेंगे। ये नहीं कि मुंबई दिल्ली यहाँ नहीं,
यहाँ तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन सच्चे भारत के, हम भारत की दर्शन अगर हम लोग करना चाहेंगे तो वो आप गांव में जाइए, गांव में लोगों से व्यवहार देखिए, लोगों का व्यवहार देखिए कि सभी लोग मिलजुल करके रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। वहाँ बनावटीपन नहीं है, संस्कृति है, सभ्यता, हर एक चीज़ आपको भारत के गाँव में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैक्समुलर जी के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं। तो मैक्समुलर जी के अनुसार, ठीक है, सच्चे भारत के दर्शन सिर्फ और सिर्फ भारत के गांव में ही हो सकते हैं, क्योंकि भारत के गांव में ही भारत की आत्मा बसती है। ठीक है, भारत के गांव में ही भारत की संस्कृति पलती है, सभ्यता पलती है, मधुरता है भारत के गांव में ही। वहां आपको कोई बनावटीपन नहीं देखने को मिलेगा, लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो सच्चे भारत का दर्शन सिर्फ और सिर्फ गांव में ही हो सकता है। फिर इतिहास की बात करते हैं, प्राचीन इतिहास की। तो आप लोगों को पता है भारत आज से नहीं, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता बहुत प्राचीन इतिहास है। ठीक है, वहां से लेकर के अभी तक भारत का ऐसा इतिहास है जो विश्व पर अभी भी छाप छोड़े हुए है, अभी भी लोग उसके बारे में जानने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो भारत का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। इन्हीं में एक चीज का हवाला देते हुए कहते हैं कि जो जिस समय अंग्रेज का अधिकार था भारत पे, वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के निकट, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये पूछता है, वारेन हेस्टिंग को वाराणसी, यूपी में अभी है, वाराणसी के निकट जो वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स ये गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के निकट 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। अब बताइए सोने से भरा घड़ा आखिर मिला कैसे खुदाई करते समय, ये भी प्रश्न, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत के शुरू भारत में क्या बहुत जगह जब प्रारंभ में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, ठीक है, तो उसी में होता था। अब कोई राजा क्या करता था, अपना धन संपत्ति छुपा कर कहीं रख देता था। तो जब अंग्रेज शासन करने आया, जब खुदाई कर रहा था तो 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था, समझ जाइए। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग क्या किया, उस समय कंपनी को जाके सौंप दिया। इसको ये नहीं कि रखे धरोहर के रूप में म्यूजियम में रखे कि लोग देखे पूरा, क्योंकि प्राचीन जो चीजें हैं ना वो लोग आप व्यवसाय समझ लिया है, महत्व नहीं समझ रहा है। जब आप देखिएगा पुराना भारत और अभी का भारत, 1950 का भारत और अभी का भारत, अब देखिएगा लाख गुना। हम लोग भल सही विकसित कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता, उसको हम लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर एक प्रकार का भारतीय संस्कृति सभ्यता पर कटाक्ष भी करती है कि भाई एक विदेशी आप लोग से सीख रहा है, लेकिन आप लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़ करके पश्चिमी संस्कृति सभ्यता को अपनाते हुए जा रहे हैं, जो आने वाला समय में भारत के लिए बहुत घातक है, हानिकारक है। ठीक है, तो यही सब बात है इसमें पूरा चैप्टर में। ये भी बोलते हैं और कि भारत में कई महान विचारक, गौतम बुद्ध, महावीर जी, स्वामी विवेकानंद जी, बड़े बड़े महान विचारकों का जन्म हुआ है। तो अगर आपको जीवन की शिक्षा चाहिए, अध्यात्म की शिक्षा चाहिए, तो आप इनसे लीजिए। किस तरह से इन्होंने अपने अध्यात्म के बल पर भगवान का दर्जा पा लिया। तो कई प्रकार के चीज सीखने के लिए भारत में है। अगर आप भारत से सीखना चाह रहे हैं तो जीवन भर सीखते रह जाएंगे, क्योंकि भारत विश्व गुरु है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का सारांश था। चूंकि अगर लाइन बाय लाइन रहता तो उसमें और भी बहुत सारी चर्चाएं होती, ठीक है, लेकिन जितना आपका जरूरी का चीज था उतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फिर आगे देखेंगे। चूंकि ये जो चैप्टर लिखा गया ये नवागंतुक अधिकारी, किसको, नवागंतुक मतलब होता है जो नए नए अधिकारी चयन होकर के, जो मतलब प्रशासनिक सेवा का है, जैसे पुलिस होता है जी, IAS हुए, वही प्रशासनिक सेवा का जो अंग्रेज अधिकारी है वो नियुक्त होकर के भारत की यात्रा पर आते हैं, भारत की संस्कृति को देखते हैं। क्योंकि जब आप उस रैंक पे जाइएगा तो आपको हर राज्य की संस्कृति सभ्यता के बारे में, खास करके जहां से आप बिलोंग करते हैं जिस राज्य से, वहां की तो पूछी ही जाएगी, लेकिन हर राज्य का आपका भाषा थोड़ा आना चाहिए, वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, ठीक है, वहां के लोगों का रहन सहन, खान पान, हर एक चीज आपको ज्ञान में रहेगा। तब जाके आप, चूंकि आप एक जिला संभालने वाले हैं, आप एक प्रखंड संभालने वाले हैं, तो उस वजह से आपको ये सारे ज्ञान दिया जाता है। तो वही बोलते हैं जो भी नवागंतुक प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नए नए आए हैं अभी, अगर वो भारत अगर सीखना कुछ चाहते तो वो भारत की यात्रा पर जाए और भारत की यात्रा से सीखे। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर का सारांश। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से, तब तक के लिए
देखते रहिए हमारे चैनल को, ठीक है, कैप्टन K2 एकेडमी को, और वीडियो को जो भी आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।